लास्ट लेक्चर में हमने कवकों का वर्गीकरण शुरू किया था। तो अलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा 1979 में ये वर्गीकरण दिया गया था। तो इन दोनों ने सभी कवकों को एक जगत में रखा जिसका नाम था माइसिटी। माइसिटी को उसने 3 प्रभागों में विभाजित किया जिनका नाम था जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा और एमैस्टिगोमाइकोटा। अब इन प्रभागों को हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कवकों का जो वर्गीकरण है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो प्रभाग है उसका नाम है जिम्नोमाइकोटा। अब जिम्नो का मतलब यहाँ पे क्या है? जिम्नो का मतलब है नगन। इसका क्या मतलब है कि ऐसे कवकों में जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित होती है और ऐसे कवकों को प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रभाग है इसको 2 उप प्रभागों में विभाजित किया गया है। पहला उप प्रभाग है एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और दूसरा उप प्रभाग है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। अब सबसे पहले एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना की बात करें तो इसके अंदर जो कवक आते हैं उनको कूट प्लाज्मोडियम के नाम से भी जाना जाता है या असत्य प्लाज्मोडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियल कोशिकाएं हैं वो आपस में समूह में एकत्रित हो जाती हैं और बहुकोशिकीय जो दृश्यता है वो देती हैं। इस कारण इसको कूट प्लाज्मोडियम या असत्य प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। इसमें केवल एक ही वर्ग को रखा गया है जिसका नाम है एक्रेसियोमाइसिटीज। उसके बाद प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना की बात करें तो इसके अंदर जो कवक आते हैं उनको सत्य प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियल कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, तो इसलिए इसको सत्य प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसमें 2 वर्गों को रखा गया है। एक वर्ग का नाम है मिक्सोमाइसिटीज जिसका सामान्य नाम जो है इसके कवकों का वो है स्लाइम मोल्ड्स। उसके बाद दूसरी जो वर्ग इसमें आता है वो है प्रोटोस्टेलियोमाइसिटीज। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रभाग है उसका नाम है मैस्टिगोमाइकोटा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है मैस्टिगो। मैस्टिगो का मतलब होता है कशाब। तो इसका मतलब ये है कि इन कवकों में या तो पादप शरीर के ऊपर कशाब होते हैं या फिर उनकी जो जनन संरचनाएं बनती हैं जैसे चल बीजाणु हैं या युग्मक हैं उन पर कशाब पाए जाते हैं। अब इस प्रभाग को 2 उप प्रभागों में विभाजित किया गया है। पहला उप प्रभाग है हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना और दूसरा उप प्रभाग है डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना की बात करते हैं। तो हैप्लो का मतलब होता है एक। तो ऐसे कवक जिनमें केवल एक प्रकार के कशाब पाए जाते हैं, या तो वो कशाब वेप्लस प्रकार के होंगे या फिर वो टेंसल प्रकार के होंगे। तो केवल एक ही प्रकार के कशाब एक जनन संरचना पर उपस्थित होते हैं। अब इसमें 3 वर्गों को रखा गया है। इन वर्गों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला वर्ग है काइट्रीडियोमाइसिटीज, दूसरा वर्ग है हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज और तीसरा वर्ग है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। अब इनमें से जो पहले 2 वर्ग हैं यानी काइट्रीडियोमाइसिटीज और हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, इसके जो कवक हैं वो जलीय होते हैं, मतलब जल में पाए जाते हैं। जबकि जो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज वर्ग है इसके जो कवक हैं वो अंतः परजीवी होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर रहकर पोषण प्रदान करते हैं एक परजीवी की तरह। उसके बाद डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना की अगर अपने बात करें तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है डिप्लो का मतलब होता है 2। तो ऐसे कवक जिनमें 2 प्रकार के कशाब एक ही जन्म संरचना पर पाए जाते हैं, तो ऐसे जो कवक हैं उनको डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना में रखा जाता है। तो इसमें दोनों प्रकार के जो कशाब हैं विप्लस प्रकार और दूसरा टेंसल प्रकार, दोनों एक ही जनन संरचना पर होंगे। चल बीजाणु पर दोनों हो सकते हैं या किसी युग्मक के ऊपर दोनों हो सकते हैं। इसमें केवल एक ही वर्ग को रखा गया है जिसका नाम है oomaइसिटीज। उसके बाद अगला जो प्रभाग है उसका नाम है एमैस्टिगोमाइकोटा। तो एमैस्टिगोमाइकोटा की बात करें तो इसमें 2 शब्द आते हैं। ए का मतलब होता है अनुपस्थित और मैस्टिगो का मतलब होता है कशाब। तो इसका मतलब ऐसे कवक जिनमें पादप शरीर पर भी कशाब अनुपस्थित होते हैं और उनकी जो जनन संरचनाएं हैं उन पर भी कशाब अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह के जो कवक हैं वो एमैस्टिगोमाइकोटा प्रभाग में रखे जाते हैं। अब इसको 4 उप प्रभागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो उप प्रभाग है वो आता है जाइगोमाइकोटिना। तो जाइगोमाइकोटिना में 2 वर्गों को रखा गया है। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला वर्ग है जाइगोमाइसिटीज और दूसरा वर्ग है ट्राइकोमाइसिटीज। उसके बाद दूसरा जो उप प्रभाग आता है वो है एस्कोमाइकोटिना। इसमें केवल एक ही वर्ग को रखा गया है और उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के कवकों को सैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनमें एक सैक लाइक या थैलेनोमा संरचना बनती है जिसको हम एस्कस बोलते हैं।
उसके बाद तीसरा जो उपप्रभाग है वो आता है बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना में केवल एक ही वर्ग को रखा गया है और उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज के जो कवक हैं उनको क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं हम, क्योंकि इनमें एक क्लब नुमा संरचना बनती है जिसको हम बेसिडियम कहते हैं। उसके बाद चौथा जो उपप्रभाग है वो आता है ड्यूटीरोमाइकोटिना। ड्यूटीरोमाइकोटिना में केवल एक ही वर्ग को रखा गया है और उसका नाम है ड्यूटीरोमाइसिटीज। ड्यूटीरोमाइसिटीज के जो कवक हैं इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो परफेक्ट स्टेज है यानी जो लैंगिक जनन है वो अभी तक खोजा नहीं गया है या वो अनुपस्थित होता है, तो इनमें केवल जो इम्परफेक्ट स्टेज है यानी अलैंगिक जनन की जो अवस्था है केवल वही पाई जाती है, इस कारण इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग कुछ जो उच्च कवक हैं उनके वर्गों को थोड़ा सा आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग की बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज। इसके कवकों को सैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है या थैलीनुमा कवक बोलते हैं इसको। तो इसमें 5 उपवर्ग बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो उपवर्ग है वो आता है हेमी एस्कोमाइस्टिडी। तो इस उपवर्ग की खास बात यह है कि इसमें द्विकेंद्रक अवस्था जो है वो अनुपस्थित होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग है इसके कवकों में जो द्विकेंद्रक अवस्था है उसको हम बोलते हैं एस्कोजनित कवक तंतु, लेकिन यहां पर जो एस्कोजनित कवक तंतु हैं वो पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। ये इनकी खास बात है। तो इसमें हम यीस्ट या खमीर को उदाहरण के रूप में देखते हैं। उसके बाद अगला जो उपवर्ग है वो आता है प्लेक्टोमाइस्टिडी। इसमें 2 मुख्य उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो पेनिसिलियम जो सबसे पहला प्रतिजैविक था, पेनिसिलिन वो इसी पेनिसिलियम से निकाला गया था। और दूसरा उदाहरण आपको ध्यान में रखना है एस्परजिलस। उसके बाद तीसरा जो उपवर्ग आता है वो है हाइमेनो एस्कोमाइस्टिडी। तो ये काफी बड़ा उपवर्ग है जिसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं। इसमें से कुछ उदाहरण हम करेंगे जो काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे मॉर्केला। मॉर्केला को स्पंज मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, और क्योंकि ये एक एडिबल मशरूम है यानी खाने योग्य जो मशरूम है ये, इसके जो एस्कोकार्प होते हैं वो खाए जाते हैं। उसके बाद उदाहरण आपको ध्यान में रखना है पेजाइजा। पेजाइजा को कप फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें जो एस्कोकार्प है वो कप नुमा होता है जिसको हम एपोथैसियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एरिसाइफी। तो एरिसाइफी जो है वो फसलों में एक रोग उत्पन्न करता है जिसको पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं या चूर्निल आसिता के नाम से जानते हैं। तो ये काफी फेमस रोग है जो एरिसाइफी के द्वारा फैलाया जाता है। उसके बाद क्लेविसेप्स की बात करें तो क्लेविसेप्स क्या करता है, बाजरा और राई में एक रोग उत्पन्न करता है जो कि काफी फेमस है, जिसको बोलते हैं अर्गट रोग। उसके बाद फिर न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का जो सामान्य नाम है वो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत का ड्रोसोफिला भी इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस तरह से ड्रोसोफिला पर अनुवंशिकी से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं वो किए गए हैं, उसी तरह से पादप जगत में न्यूरोस्पोरा पर अनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। उसके बाद फिर अगला जो उपवर्ग आता है उसका नाम है लेबोल्बेनियोमाइस्टिडी। तो इसमें केवल एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है जिसका नाम है लेबोल्बेनिया। उसके बाद लास्ट जो इसमें 5वां उपवर्ग आता है वो है लोक्यूलो एस्कोमाइस्टिडी। तो इस उपवर्ग की खास बात यह है कि इसमें एस्कोस्ट्रोमा प्रकार का जो एस्कोकार्प है वो पाया जाता है। इसमें 2 उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है डोथीडिया और दूसरा उदाहरण है हिस्टीरियम।